कमिश्नर के भी बच्चे पढ़ते, कलेक्टर के भी बच्चे पढ़ते, विधायकों के बच्चे पढ़ते और शिक्षकों के भी बच्चे पढ़ते हैं। ये तो रियलाइज कर लेना लाजमी है कि जब व्यवस्था करने वाले इस लोकतंत्र के में लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कोई आम आवाम के बच्चे पढ़ते हैं और वो सेकेंड ग्रेड का है। लेकिन इस सरकार ने जब 2005 में ये सरकार बनी, उससे अभी तक 4 लाख शिक्षकों को बहाली किया। स्कूल में शिक्षक थे नहीं, स्कूल के भवन थे नहीं, स्कूल का व्यवस्था चरमरा चुका था, तो सरकार ने 4 लाख शिक्षकों की बहाली भी की। हाई स्कूल को प्रमोट करके +2 विद्यालय बनाया। भवन के लिए 56 लाख रुपया सारे स्कूलों को दिया। इसलिए सरकार का हमेशा प्रयत्न रहा है स्कूलों को प्रमोट करने का, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक एकल टीचर का विद्यालय की बात है, जो धनरुआ में कार्य मैं उस स्कूल का देख रहा हूँ, मैं उधर से ही आता हूँ। ऐसे अब बहुत कम स्कूल है, और जहाँ कम स्कूल है वहाँ बच्चे भी कम है। उनके क्या 95-97 इनरोलमेंट है। आप उसके 0 ग्राउंड पर जाके वेरिफिकेशन करेंगे तो 50 से 40 स्टूडेंट आते हैं। वो एक शिक्षक काफी है, और दूसरा शिक्षक भी। दुनिया में कोई चीज 100% नहीं होता है राजेश जी, लेकिन सरकार का लक्ष्य है जरूर। अगर ये लक्ष्य नहीं होता तो जो 22 लाख 26 लाख बच्चे सड़क पर थे, स्कूलों से बाहर थे, वो स्कूलों के अंदर आया है। यह एक सरकार की उपलब्धि है। जो बहाली का बात अभी आप कर रहे थे कि बहालियों में डिले हो रहा है, यह निश्चित रूप से हम इन बातों का समर्थन करते हैं कि यहाँ के चूंकि पदाधिकारियों के बच्चे पढ़ते नहीं है, इसलिए स्कूल में शिक्षक के आज बहाली हो कि 5 साल के बाद बहाली हो, ये ब्यूरोक्रेसी का राज हो गया। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग का मामला आम आदमी को तो समझ में आता नहीं है, जब समझ में आने लगता है तो हट जाते हैं। ये बात मैं मानता हूँ। ठीक है नवल जी, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। राकेश जी भी हैं, सुहेली मेहता जी भी हैं, ज्ञान रंजन जी भी हैं। राकेश जी, नवल जी को भी आपने सुना, ठीक है। जिस स्कूल में 8 क्लास हैं, जिस स्कूल में 5 क्लास हैं या फिर 12 क्लास हैं, अगर वहाँ एक टीचर की बजाय 2 है या 3 है तो इससे क्या फर्क पड़ गया? 3 शिक्षक मिलके 10 क्लास में आप बताइए कि कितने विषय बच्चों को पढ़ा देंगे और कब पढ़ा देंगे? राकेश नहीं, 1 मिनट हम समय लेंगे। आपने जो धनरुआ के स्कूल को कहा है वो प्राइमरी स्कूल को कहा है। आप धनरुआ की छोड़ दीजिए, मत जोड़िए। नवल जी मैं दोबारा आता हूँ। दिया है, मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ जहाँ 2 टीचर हैं। मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ जहाँ 2 टीचर हैं। राकेश जी। राजेश जी, अभी आपने यूनेस्को का जो रिपोर्ट है उसका सर्वे रिपोर्ट को भी बताने का काम किया, और बिहार के शिक्षा मंत्री का वक्तव्य भी हम लोग सुनने का काम किए, और बहुत बेबाकी से हमारे बड़े भाई जो बीजेपी के एमएलसी हैं उन्होंने सरकार की खामियों को भी सामने रखा और सरकार जो कर रही है उसको भी बताने का काम किया। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो ये है कि सरकार का ये लक्ष्य है कि एजुकेशन फॉर ऑल, और ऐसे भी किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। बिना शिक्षा के विकास का समाज का विकास नहीं हो सकता। तो यदि ये सरकार लक्ष्य निर्धारित की है कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, तो ये शिक्षा सबको तभी मिलेगा जबकि एक समान शिक्षा प्रणाली हो इस बिहार के अंदर। चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान हो, सबको एक शिक्षा मिलना चाहिए, और जब तक एक शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक हम शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अभी का जो दौर है बिहार में आपको देखने को मिलेगा कि जो साधन संपन्न लोग हैं उन्होंने शिक्षा का एक निजीकरण, शिक्षा उनके साथ है और शिक्षा का निजीकरण की ओर हम बढ़ भी रहे हैं। सब लोग जो साधन संपन्न लोग हैं वो अपने बाल बच्चों को निजी विद्यालयों में ही पढ़ाना चाहते हैं, और बाकी जो गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके सामने कोई विकल्प नहीं है तो वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ज्यादातर जो आबादी है, लगभग 86% लोगों के बाल बच्चे जो गांव में रहते हैं वो सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ रहे हैं, और जब तक सरकारी विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नहीं होगा तब तक उन लोगों को शिक्षा दिया नहीं जा सकता। और अभी आपने जो
रिपोर्ट दिखाया उससे भी स्पष्ट है, और शिक्षा मंत्री जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, विद्यालयों बिल्कुल राकेश कमी है। हाँ। विद्यालय है तो कहीं भवन नहीं है, भवन है तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ पर डेस्क ठीक है, सुहेली जी, व्यवस्था नहीं है। देखिए, तो जो सरकार बिल्कुल। 2005 में बिहार में आया और इन्होंने कहा कि हम एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। देखिए राजनीतिक बात आज के लिए छोड़ दीजिए राकेश जी, मैं नवल जी से भी मैंने कहा था, नहीं आपसे भी कह रहा हूँ। सुहेली मेहता, ठीक है सुहेली मेहता, आप एक पढ़ाते भी हैं, आप खुद एक शिक्षक हैं, और आज एक शिक्षक के नजरिए से इस रिपोर्ट को और बिहार की स्थिति को कैसे देखते हैं सुहेली जी? देखिए, हम बिहार की स्थिति को यही देखते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो गिरती हुई थी, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जो चरवाहा विद्यालय तक सीमित कर दिया गया था बिहार की शिक्षा को। हमको चरवाहा विद्यालय से परहेज नहीं है, लेकिन आप जहाँ तक बात है कि सभी के बच्चे पढ़ें, तो आपके सबके बच्चे को पढ़ने के लिए उपाय करना था। जो व्यवस्था आज बिहार में हो रही है कि सभी जगह इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी जगह मेडिकल कॉलेज सभी जिले में खुल रहे हैं कि सभी के बच्चे इंजीनियर और ये डॉक्टर बन पाए। रही प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल की बात, तो आप देख रहे होंगे अभी राकेश रोशन जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। हर पंचायत में जो आज स्कूल, मिडिल स्कूल जो सजे हुए हैं, एक तरह के स्कूल बने हुए हैं, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? स्वाभाविक है कि हर घर से जब बच्चे पढ़ने के लिए निकलेंगे, बेटियां पढ़ने के लिए निकलेंगी, लड़कों से ज्यादा संख्या आज स्कूल में लड़कियों की है, जब पढ़ने निकलेंगी तो स्वाभाविक है कि कुछ कमियां वहाँ होंगी। तो कमियां होंगी तो हमारी सरकार तत्पर है। अभी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि और शिक्षक की बहाली हो रही है, और जब विद्यार्थी बढ़ेंगे, स्कूल बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षकों की संख्या में कमी आएगी, जो कि पद सृजित किए गए हैं, और शिक्षकों की बहाली लगातार हो रही है, बीपीएससी से हो रही है, और आगे भी अभी आपने देखा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने ये घोषणा भी की कि अब ये जनप्रतिनिधि के हाथ में नहीं, बल्कि अब इसके एक नियुक्ति के लिए बोर्ड तय किए जाएंगे और उसमें उससे बहाली होगी। तो आखिर बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को लगातार सुधारना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल हम सुधर गए, पूरा बिहार सुधर गया, पूरा देश ही नहीं सुधरा हुआ है, तो बिहार सिर्फ क्यों सुधर जाएगा भाई? तो सुधार की तरफ है बिहार, इसलिए बिहार 16 बरस क्या बोल रहे हैं, 15 बरस में तो आपने 15 वर्ष में तो आपको चर्चा करने का मकसद भी सुहेली यही है। ठीक है, हो गया। दोनों तरह की बातें निकल कर सामने आए, दोबारा आएंगे। ज्ञान रंजन से निकल नहीं पाती थी, सबको आपने सुना, क्या समझ में आया और क्या आपने समझ निकाला बिहार के भविष्य को लेकर? ज्ञान रंजन जी, सवाल आपसे है, मैं दोबारा आऊंगा, सुहेली जी दोबारा आऊंगा। हाँ जी, बोला जाए। हाँ, बोला। आपने सबको सुना, बिहार के भविष्य को लेकर क्या तस्वीर निकल रही है यहाँ से? बिल्कुल, मैं इसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। अभी पटना यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन और एनरोलमेंट का प्रोसेस चल रहा है। जो पहले मिनिमम मार्क्स पे होता था और एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होती थी, जिसके मिनिमम क्राइटेरिया होती थी 50%, उसके बेसिस पे एंट्रेंस टेस्ट होता था, तभी सभी लोगों के बच्चे उस पर एडमिशन देते थे और जाते थे। अभी फिलहाल सरकार की इंटेंशन देखिए, एक मिनट, सरकार का इंटेंशन देखिए, उन्होंने अभी ये प्रक्रिया को चेंज करके परसेंटेज बेसिस पे कर दिया है। अब ये बताइए, जो बिहार सरकार जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके परसेंटेज प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उससे कम है, जिसकी वजह से 80% एनरोलमेंट जो अब हुई है वो प्राइवेट और इंग्लिश मीडियम स्कूलों से हुई है, 20% सरकारी स्कूलों से हुई। तो ये सरकार की इंटेंशन है कि शिक्षा फॉर ऑल जो ये राह पर लाग रही है, कहीं ना कहीं गरीब बच्चों के लिए शुरू से ही अनदेखी की जा रही है। राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, जहां पे हर प्राइमरी एजुकेशन स्टूडेंट पे 30 पे 1 शिक्षक होते हैं और मिडिल हाई स्कूल पे 40 पे 1 होते हैं। तो एक एकल टीचर की बात कर रहे हैं, लोकल टीचर की बात कर रहे हैं। मैं इन सबसे एक ओवरऑल एक स्वरूप बता के बनाना चाहता हूँ। सरकार की इंटेंशन कुछ भी हो, अगर हम राइट टू एजुकेशन और एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं, जब वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं, तो वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं? हमारे जो नेता
कांग्रेस के जो नेता है वो सदन में भी शिक्षकों को और शिक्षकों के प्रति आवाज उठाने के काम अक्सर किए हैं। आप देखो जो भी शिक्षक है उनको पे काम लगाया जाता है।